मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अब आपका रिएक्शन जो होगा उसके हिसाब से मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी ज़्यादा बकवास के। तो फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें यहाँ पर हेवनली डीमन कल्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हमें डीमन पैलेस के अंदर किसी को बोलते हुए सुनते हैं कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जो यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रीशियस जो हर्ब्स थी वो भी यहाँ पर अब इन पर काम करना बंद कर चुकी हैं। जिस पर वो डॉक्टर कहता है कि हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, जितनी भी मैं यहाँ पर कोशिश कर सकता था मैंने की है, लेकिन यहाँ पर इन पर कुछ भी ज़्यादा असर नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जिस पर वो कल्ट लीडर कहता है कि आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ पर सारा जो फॉल्ट है वो मेरा ही है, और लेकिन जो यहाँ पर एनर्जी डेविएशन है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा आसानी से ठीक हो जाए, और वैसे भी यहाँ पर जो सारा फॉल्ट है वो सिर्फ मेरा है। जिसके बाद में वो हमें बताता है कि आपने बिल्कुल सही सुना, जो यहाँ पर सारा फॉल्ट है वो मेरा है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक ऐसा बंदा हूँ जिसका कि जो पीपल है वो हाफ है, यानी कि मैं यहाँ पर एक लोअर रैंक की कोर के साथ पैदा हुआ जो कि यहाँ पर पहले से टूटा हुआ था, जिसके साथ में मेरी एक ऐसी बॉडी को पेयर किया गया है जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी इनर QI को स्टोर नहीं रख सकती है। इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ यहाँ पर मिस्टिक आर्ट्स को सीखने में ही लगा दी, जिसके बाद में मैं यहाँ पर एक दिन एक हेवनली कल्ट का लीडर बन चुका हूँ, और बस यही एक तरीका था जिसके साथ में मैं यहाँ पर अपने मास्टर को रीपे कर सकता था। जिसके बाद में वो यहाँ पर उस डॉक्टर से अलविदा लेते हुए चला जाता है, जहाँ पर वो हॉल में चलते हुए सोच रहा था कि अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी ज़्यादा रेयर क्यों ना हो, और अब मुझे ये नहीं पता है कि आखिर काम की चीज़ें कहाँ मिलेंगी। यहाँ पर सब कुछ यूजलेस हो चुका है। वो इतना सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके पास कोई आते हुए उसे रोकता है और कहता है कि कल्ट लीडर आपसे मिले काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, और हमें पता चलता है कि यह बंदा कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर वाइस कल्ट लीडर होता है, जिसका कि नाम चुन हेजिन होता है। जिस पर जो कल्ट लीडर होता है यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर वो कहता है कि तुमसे भी मिले काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है चुन हेजिन, मुझे लगता है कि तुमने अपनी इस ट्रिप को कंप्लीट कर लिया होगा जहाँ पर तुम हमारे लोगों को देखने के लिए गए हुए थे। जहाँ पर चुन हेजिन कहता है कि हाँ, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, जबकि यहाँ पर एक कल्ट लीडर अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो एक वाइस कल्ट लीडर की जो वो बनती है वो जाए और अपने लोगों को संभाले। जिसके बाद में जो कल्ट लीडर होता है वो यहाँ से चला जाता है, और वो काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियसली उसे देख रहा होता है। फिर उसके बाद में हमें उसके चैम्बर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वो बैठा हुआ होता है और यहाँ पर कुछ पी रहा होता है। तभी अचानक से वो ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि चुन हेजिन कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि यहाँ पर अपने मदद के लिए यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर वहाँ पर जाकर देखेगा कि उसके लोग कैसा कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, और इससे पहले कि वो कुछ स्टूपिड करे मुझे उसका ध्यान रखना होगा। जिसके बाद में अचानक से उसे महसूस होता है कि उसके वाइन के अंदर किसी ने जहर मिला दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होता है। फिर वो हंसते हुए कहता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम लोग मेरे ऊपर यहाँ पर एम करोगी, वो भी मेरे ही चैम्बर के अंदर आकर, मुझे नहीं लगा था। फिर जो कल्ट लीडर होता है वो यहाँ पर किसी से कहता है कि क्या तुम भी इस ड्रिंक को पीना चाहोगे। वैसे इसे पीने के बाद में पता चल रहा है कि आखिर इसे दुनिया की सबसे खतरनाक ड्रिंक क्यों कहा जाता है। वैसे मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने इसे पूरा ख़त्म कर दिया है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे जो किलर्स होते हैं वो यहाँ पर कल्ट लीडर के सर के ऊपर छत पर बैठे हुए होते हैं और बस उसे मारने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। फिर वो सभी जो किलर्स होते हैं वो सभी यहाँ पर कल्ट लीडर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर जो कल्ट लीडर होता है वो उनसे कहता है कि भले ही तुमने मुझे यहाँ पर पॉइजन दे दिया हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे ही चैम्बर के अंदर आकर मुझे मार सकते हो। फिर उसके बाद में जो सभी किलर्स होते हैं उन्होंने यहाँ पर कल्ट लीडर के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन कल्ट लीडर इतना ज़्यादा तेज़ था कि वो यहाँ पर कब उनके बीच से निकलकर साइड में आ जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता है। और कल्ट लीडर उनसे कहता है कि अगर तुम मुझे मेरे ही चैम्बर के अंदर मारना चाहते हो तो तुम्हें और भी ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। फिर वो किलर्स होते हैं वो वहाँ पर दोबारा से कल्ट लीडर के ऊपर अटैक करते हैं। यहाँ पर कल्ट लीडर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो यहाँ पर अपनी एक टेक्निक का यूज़ करते हुए उन सभी किलर्स को यहाँ पर मारना चालू कर देता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो कल्ट लीडर होता है उसके पीछे यहाँ पर जो चुन हेजिन और यहाँ पर बाकी के जो एल्डर्स होते हैं वो यहाँ पर खड़े हुए थे, जहाँ पर जो कल्ट लीडर होता है वो उनसे कहता है कि तो तुम्हारे पास बस इतना ही होता है चुन हेजिन, क्या तुम इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हो।
और वो ये सब कुछ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए कह रहा था और वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में, जिसे देखकर जो एल्डर्स होती हैं उनकी फटकर चार हो जाती है, क्योंकि चुन हेजिन हमें बताता है कि जो ये पॉइजन इसे दिया गया है वो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इसकी बूंदें यहाँ पर एक बैल तक को यहाँ पर पिघलाने की ताकत रखती हैं। लेकिन ये बंदा यहाँ पर एकदम सही खड़ा हुआ है, वो भी इसका एक कप पीने के बाद में। ये बंदा सच में एक मॉन्स्टर है। जिसके बाद में जो कल्ट लीडर होता है वो यहाँ पर चुन हेजिन से कहता है कि अगर यहाँ पर मेरी बॉडी यहाँ पर बेटर कंडीशन में होती तो मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने तुम्हारे सर के अंदर एक छेद कर देना था। जिस पर जो चुन हेजिन है तो वो कहता है कि इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि तुम यहाँ पर अपने इस सपने को कभी भी पूरा नहीं कर सकते हो। फिर वो यहाँ पर चुन हेजिन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है, यहाँ पर मैं एक अनाथ को जो कि यहाँ पर मार्शल आर्ट तक नहीं सीख सकता है, मैं उसे अपना लीडर नहीं मान सकता हूँ। और वैसे भी मेरे जो हाई अप्स हैं उन्होंने मुझे परमिशन दे दी है ये सब करने की। फिर उसके बाद में जो सभी एल्डर्स होते हैं वो यहाँ पर ग्रुप के अंदर इस कल्ट लीडर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर कल्ट लीडर कहता है कि यहाँ पर तुम एक मेरे जैसे बंदे पर यहाँ पर जहर खिलाने के बाद में भी, पॉइजन करने के बाद में भी यहाँ पर तुम लोग ग्रुप में अटैक कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे एल्डर्स को यहाँ पर डराना काफी ज्यादा आसान है। जिस पर चुन हेजिन कहता है कि तुम यहीं पर चुपचाप खड़े रहो। अगर तुमने यहाँ पर एक कल्ट लीडर के तौर पर अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा किया होता तो शायद ये नहीं होता। जिस पर जो कल्ट लीडर होता है वो उसकी बातों को बीच में ही काटते हुए कहता है कि बस इस चीज को तुम अब बंद कर दो, अब मुझे सीधा ये बताओ कि आखिर इस सब चीज के पीछे आखिर है कौन। जिस पर चुन हेजिन कहता है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है, यहाँ पर ये डिस्कशन हम सभी एल्डर्स ने मिलकर लिया है। जिस पर जो कल्ट लीडर होता है वो बताता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे पास इतने ज्यादा गट्स नहीं है कि तुम ये सब कुछ कर सको, इसलिए मुझे बता दो कि आखिर इस सभी के पीछे है कौन। फिर वो अपने सभी एनिमीज के नाम लेने लगता है। उसके बाद में जो कल्ट लीडर होता है वो आगे कहता है कि वैसे क्या इसका मतलब ये है कि इस चीज का ऑर्डर तुम्हें बाहर से मिला है, यानी कि डिवाइन कल्ट से। फिर उसके बाद में वो आगे बताता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर हमारे इस डिमोनिक कल्ट को यहाँ पर बेच दिया, वो भी सिर्फ मुझे मारने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मास्टर को भी मारने के पीछे तुम्हारा ही हाथ था। जिसे सुनने के बाद में जो चुन हेजिन होता है वो यहाँ पर कल्ट लीडर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम मेरे ऊपर इस तरीके के आरोप नहीं लगा सकते हो। जिसे देखने के बाद में जो कल्ट लीडर होता है वो कहता है कि तुम्हारे इस रिस्पांस को देखने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। फिर जो कल्ट लीडर होता है वो अपने मन में हमें बताता है कि यहाँ पर मास्टर शायद आपको नहीं पता होगा कि आप जिस बंदे के बारे में इतनी ज्यादा बातें करती थी वो एक दिन यहाँ पर हमारे पीछे ही खपेगा। जिसके बाद में चुन हेजिन जो होता है वो यहाँ पर कल्ट लीडर से कहता है कि मैं चाहे तुमसे कितनी भी ज्यादा नफरत क्यों ना कर लूं, लेकिन हम दोनों के मास्टर सेम हैं और इस वक्त तुम यहाँ पर हेवनली डीमन कल्ट के डीमन कल्ट लीडर भी हो, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें इन अपने हाथों से ही मारने वाला हूँ। जिस पर जो कल्ट लीडर होता है वो कहता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा पहले से ही प्लान था, क्यों नहीं, मैंने सही कहा ना। और वैसे भी तुम्हारे इस पागलपन की वजह से ही तुम यहाँ पर आउटर फोर्सेस के जरिए यहाँ पर पपेट बने हुए हो। इतनी सब बातों को सुनकर यहाँ पर चुन हेजिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो यहाँ पर कल्ट लीडर से कहता है कि यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं कि क्या तुम सच में अपनी इस मौत को आसान नहीं बनाना चाहते हो। यहाँ पर हमें अपने MC का यानी मेन कैरेक्टर का नेम पता चलता है जो कि होता है यहाँ पर अब हमसे इसे ही कहने वाले हैं। चुन हेजिन आगे से कहता है कि मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा कि जो तुमने मिस्टेक्स की हैं मैं उन सभी को ठीक करूँ और यहाँ पर इस कल्ट को आगे लेकर जाऊँ। जिसे सुनकर जो यहाँ पर होता है वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से हंसने लगता है, जिसे देखकर जो सभी एल्डर्स थे वो काफी ज्यादा डर चुके थे। वो यहाँ पर चुन हेजिन से कहता है कि चुन हेजिन तुम मेरे साथ इतने ज्यादा लंबे टाइम से हो, लेकिन तुम फिर भी मुझे अच्छे से नहीं जानते हो। अगर तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते थे तो तुम्हें यहाँ पर एक चीज का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए था। जिस पर चुन हेजिन यहाँ पर से कहता है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है, यहाँ पर मरने से पहले क्या तुम पागल हो चुके हो। तभी अचानक से जो होता है वो यहाँ पर एक स्वॉर्ड को निकालता है, जिसे देखने के बाद में जो चुन हेजिन होता है वो कहता है कि आखिर ये स्वॉर्ड तुम्हारे पास क्या कर रही है। वो उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा चुका था
और हमें इस स्वॉर्ड का नाम पता चलता है कि जिसका कि नाम है डीमन ड्रैगन स्वॉर्ड। चुनहजिन जो होता है वो स्वॉर्ड को लेने की कोशिश करते हुए कहता है कि तुम अपने फाइनल मोमेंट में भी इतनी ज़्यादा ट्रबल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इन ट्रिक्स को कर सकते हो यहाँ पर मेरे होने के बावजूद? लेकिन तभी वो किसी चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो देखता है कि जो यूनो होता है वो यहाँ पर उस स्वॉर्ड का यूज़ करने लगता है। यहाँ पर उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा लाइट निकलने लगती है। वो कहता है कि क्या इसने सच में इतनी ज़्यादा मिस्टिक फोर्स को इकट्ठा कर लिया है? जिस पर जो यूनो होता है वो कहता है कि मैंने अपनी जितनी भी सारी मिस्टिक पावर्स थी वो यहाँ पर इसके अंदर ट्रांसफर कर दी है, और उसी के साथ में मैंने यहाँ पर हेवनली डीमन कल्ट लीडर की विल को भी इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया है। जिसे सुनने के बाद में जो सभी एल्डर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जो यहाँ पे यूनो होता है वो कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। फिर उसके बाद में वो यहाँ पर सोल कंबस्टिंग हेल फ्लेम आर्ट को यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एक इतना ज़्यादा एनर्जी इकट्ठी होने के बाद में इतना ज़्यादा ताकतवर जो इतना ज़्यादा बड़ा जोर का ब्लास्ट होता है कि जहाँ पर जितनी भी जगह थी, जितने भी एल्डर्स थे वो यहाँ पर सब लोग ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता है तो बस यहाँ पर कल्ट लीडर जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में वहाँ पर बैठा हुआ था, जो कि सोच रहा था कि मुझे ये नहीं लगा था कि मैं यहाँ पर इस तरह से मारा जाऊँगा। वो यहाँ पर फिर स्नो को गिरते हुए देखता है और सोचता है कि ये बिल्कुल उसी दिन की तरह है जहाँ पर हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं। कुछ बच्चे उसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मार रहे होते हैं। वो बच्चे उसे मार कर जाते हुए कहते हैं कि वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेकार लड़का है। वैसे भी मैंने ये सुना है कि ये लड़का एक टूटे हुए कोर के साथ पैदा हुआ है, जिसकी बॉडी ऐसी है कि वो यहाँ पर इनर क्यूआई को स्टोर नहीं कर सकती है। वैसे भी अगर इसकी जगह मैं होता तो कब का मर चुका होता। फिर हम उस लड़के यानी यूनो को देखते हैं। हमारे इस मेन कैरेक्टर का नाम यूनो है, जो कि यहाँ पर एक पत्थर को उठाता है और उस लड़के के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद में वो सभी लोग मिलकर उसे और भी ज़्यादा मारते हैं और गालियाँ देने के बाद में यहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पर वो अकेला बैठा हुआ था, वो ये कह रहा था कि इन लोगों को ये नहीं पता है कि आखिर गिव अप कब करना चाहिए, तुम्हारी तरह बिल्कुल स्पिरिट्स। और हम देखते हैं कि उसके सामने काफ़ी ज़्यादा स्पिरिट्स घूम रही होती हैं और हमें पता चलता है कि ये बंदा यानी कि यूनो जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है वो यहाँ पर स्पिरिट्स को भी देख सकता है, जो कि उन स्पिरिट्स को गाली देते हुए कहता है कि क्या तुम बस यहाँ से जा नहीं सकते हो। तभी अचानक से उसके पीछे कोई आ जाता है और उससे कहता है कि जो तुम्हारी आइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। इस चीज़ को सुनकर यूनो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और पीछे हट जाता है। वो कहता है कि आखिर ये कब आई यहाँ पर, मैं तो इसे सेंस भी नहीं कर पाया था। फिर वो यहाँ पर उसके कपड़ों को देखता है और यहाँ पर उसकी स्वॉर्ड को देखता है और सोचता है कि ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो मेन रास्ता है वो यहाँ पर फॉरेस्ट के दूसरी तरफ है और हम यहाँ पर उससे काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। इसका मतलब ये यहाँ पर सिर्फ मेरे लिए आई है। जिसके बाद में वो हंसते हुए उससे कहता है कि तो ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी इन कर्स्ड आइज़ के अंदर इंटरेस्टेड हो। हाँ, तुम इन्हें ले सकती हो और जो चाहे वो कर सकती हो, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। जहाँ पर वो जो लेडी थी यानी वो उनसे कहती है कि हाँ मैं इन्हें अच्छे से ले सकती हूँ, बड़ी आराम से। जिस पर वो कहता है कि वैसे भी तुम यहाँ पर एक मार्शल आर्ट मास्टर लग रही हो, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो। वैसे भी ये कर्स्ड आइज़ अगर तुम्हारे लिए किसी तरह से यूज़फुल हैं, चाहे तुम इन्हें ग्रिल करो, इसकी चटनी बनाओ या फिर जो भी चाहे तुम वो कर सकती हो। लेकिन वो किसी चीज़ को देखकर हैरान होता है कि उस लड़की ने यानी वो उस औरत ने यहाँ पर अपने कोट को उतार कर यहाँ पर यूनो को पहना दिया होता है और वो उससे कहती है कि जो आंखें हैं वो यहाँ पर कोई भी कर्ज नहीं है, बल्कि ये तो बस ब्लेसिंग्स हैं। तुम्हारे जैसे बच्चे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेशल पावर्स के साथ में पैदा होते हैं। कईयों के पास में यहाँ पर एक अपर लेवल का कोर होता है और कईयों के पास में कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं, और हमेशा तुम जैसे बच्चे कुछ न कुछ बड़ी चीज़ें करके ही जाते हैं। जहाँ पर हम यूनो को सुनते हैं वो कहता है कि उस वक्त वो शब्द काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, जैसे कि कोई झूठ हो। ऊपर से यहाँ पर वो मास्टर से कह देती है कि तुम यहाँ पर किसी भी दूसरे इंसान से काफ़ी ज़्यादा अलग और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। जिस पर यूनो कहता है कि लेकिन ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अलग थी कि मैंने पहली बार यहाँ पर गर्माहट को महसूस किया था। तभी वो मास्टर यहाँ पर यूनो से कहती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर फॉलो करना चाहोगे बच्चे। जिस पर यूनो भी बिना सोचे समझे उसे यहाँ कर देता है। फिर वो उसका नाम पूछती है, लेकिन वो कहता है कि उसका कोई नाम नहीं है। इसलिए वो कहती है कि क्यों ना फिर तुम्हें एक नाम दिया जाए। वैसे भी हम यहाँ पर इस वक्त मिले हैं तो हम तुम्हें नाम देंगे वुन हुई, हम इसे यूनो ही कहने वाले हैं। फिर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर यूनो अभी भी यहाँ पर बैठा हुआ था और कह रहा था कि मैंने वो सब कुछ किया जो कि मैं यहाँ पर अपने मास्टर की हेल्प करने के लिए कर सकता था।
सिर्फ मेरी वजह से यहाँ पर मेरी इस डेमन बॉडी की वजह से जो मेरी मास्टर वो यहाँ पर एनर्जी डेविएशन के अंदर गिर गई। यहाँ पर ऐसे मरना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ये बिल्कुल बकवास है। वो कहता है कि मेरी बॉडी थोड़ी देर में यहाँ पर डस्ट के अंदर कन्वर्ट होने वाली है, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ ये यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। लेकिन शायद यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि यहाँ पर मुझे बचा सकता है, प्रिमोर्डियल व्हील डिवाइन रिइंकार्नेशन। एक ऐसी टेक्निक जो कि यहाँ पर एंशिएंट लोगों के ज़रिए यूज़ की जाती थी, लेकिन जिसकी वजह से हम यहाँ पर किसी दूसरे बंदे की बॉडी के अंदर अपनी सोल को डाल सकते हैं। लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर तुम्हारी सोल जो है वो उस बॉडी के अंदर अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाती है तो तुम यहाँ पर कुछ ही सालों के अंदर मारे जाओगे। और यही कारण है कि इस आर्ट को यहाँ पर फॉरबिडन कर दिया गया था। लेकिन मुझे ये रिस्क लेना ही होगा, अगर मुझे यहाँ पर ज़िंदा रहना है तो यहाँ पर मुझे इस आर्ट को यूज़ करना ही होगा। फिर हम देखते हैं जहाँ पर वो उसी आर्ट को यहाँ पर यूज़ करने लगता है, यानी कि प्रिमोर्डियल डिवाइन व्हील रिइंकार्नेशन, जिसके बाद में वो यहाँ पर अचानक से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और फिर हमें कहीं और का कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जहाँ पर कोई किसी के ऊपर चिल्ला रहा होता है और उसे काफ़ी कुछ सुना रहा होता है कि तुम यहाँ पर एक कॉन्क्यूबाइन के बच्चे हो, इसलिए तुम्हें हमेशा मेरे नीचे ही रहना होगा। और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि यूनो ही है, जो कि यहाँ पर वापस से अपनी पुरानी बॉडी के अंदर। क्या हो रहा है, मेरी पूरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रही है और काफ़ी ज़्यादा कांप रही है, आखिर ऐसा क्या हो रहा है। तभी उसे सोचने में आता है कि आखिर क्या सच में वो जो डिवाइन टेक्निक थी वो काम कर चुकी है, क्या मैं सच में यहाँ पर अपनी बॉडी में वापस आ चुका हूँ। तभी उसे पता चलता है कि नहीं, ये उसकी बॉडी नहीं है, इस बंदे की बॉडी यहाँ पर कुछ और ही बंदा है ये, लेकिन इसका नाम बिल्कुल मेरी ही तरह है, यानी कि इसका नाम भी वो नहीं है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सोच रहा था कि इस बंदे की हालत ऐसी कैसे हो चुकी है। वो यहाँ पर उसके सामने खड़ी हुई औरत की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है, इसलिए वो औरत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर यूनी पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से अटैक करने ही वाली होती है अपनी स्टिक के साथ में। लेकिन इस वक्त यहाँ पर इस बॉडी के अंदर एक डीमन कल्ट का लीडर है, इसलिए वो आसानी से तो मार खाने वाला था नहीं, इसलिए वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे डराते हुए कहता है कि मुझे ये तुम्हारा चेहरा देखकर काफ़ी ज़्यादा घटिया फील हो रहा है, इसलिए क्या तुम इस अपने घटिया चेहरे को यहाँ से हटाओगी। ये तुम बूढ़ी औरत, जिसको सुनने के बाद में वो औरत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है। वो यहाँ पर गुस्से से उसे कहने लगती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की, और तुम यहाँ पर मेरी टीचर्स को यहाँ पर कैसे इग्नोर कर सकते हो। जिसके बाद में वो यहाँ पर गुस्से से यहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी मिस्टेक्स को जो तुमने किया है उनका सबक ज़रूर सिखाऊंगी। और उसके बाद में वो यहाँ से चली जाती हैं, जिस पर जो यूनो होता है वो यहाँ पर आराम से बैठते हुए कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बकवास था, आखिरकार कुछ देर के लिए यहाँ पर कुछ शांति हो चुकी है, अब मैं आराम से थोड़ी देर के लिए बैठ सकता हूँ। फिर वो यहाँ पर इस बंदे की जिस बॉडी के अंदर वो है उसकी मेमोरीज को देखने लगता है और उसे पता चलता है कि जो औरत यहाँ पर इसे डांट रही थी वो कोई और नहीं बल्कि इसकी स्टेप मदर है। और उसे ये भी पता चलता है कि जो डिवाइन जो ये रिइंकार्नेशन जो टेक्निक है वो सिर्फ तभी काम करती है जब यहाँ पर किसी दूसरे बंदे की बॉडी यहाँ पर मरने वाली हो या फिर मारी जा चुकी हो। फिर वो ये सोच रहा होता है कि भले ये लड़का यहाँ पर उसका असली बच्चा नहीं था, लेकिन ये औरत उसे इतना ज़्यादा मार रही थी जब तक कि वो यहाँ पर मरने की हालत तक ना पहुँच चुका हो। मैं इस चीज़ पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मेरी जो ओल्ड लाइफ है वो ही सबसे बकवास है, लेकिन इस बच्चे के सामने तो वो कुछ भी नहीं है। फिर वो यहाँ पर कहता है कि चलो उसे छोड़ो, लेकिन अगर इस बॉडी को देखा जाए तो ये बिल्कुल भी ट्रेन नहीं है और बिल्कुल इसकी हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, और शायद इसी वजह से ये जो लड़का था वो यहाँ पर मारा जा चुका था। तभी वो यहाँ पर किसी चीज़ को देखकर कहता है कि इस बॉडी के अंदर कुछ ऐसा है जो कि यहाँ पर मेरी पिछली बॉडी के अंदर भी था, एक लोअर एनर्जी कोर। अगर मैं यहाँ पर अपने लोअर एनर्जी कोर को यहाँ पर मार्शल आर्ट को ट्रेन करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर अपनी प्रीवियस लाइफ में यहाँ पर मार्शल आर्ट को सीखा था और अपने इस मार्शल आर्ट के वर्ल्ड में टॉप तक पहुंच चुका था और अपनी आइज़ की पावर को भी अच्छे से कंट्रोल करना सीख चुका था, और यहाँ पर अपने इन पावर्स के साथ में डेड्स को कंट्रोल कर सकता था, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। इसलिए वो सोचता है कि मुझे यहाँ पर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है और यही मेरी ज़रूरत है, क्योंकि इसी के साथ में मैं अपने मास्टर को बचा पाऊँगा। और जिन लोगों ने यहाँ पर मुझे धोखा दिया था और मेरे पीठ पीछे यहाँ पर मुझ पर वार किया था, उन लोगों को बताने का कि आखिर उन सभी ने किसके साथ में गलत किया है। और यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है वो यहीं पर एंड हो जाता है, तो नेक्स्ट चैप्टर भी मैं इसी वीडियो में अपलोड